हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग देखने वाले हैं एनटीयूजीसी नेट जून 2019 का क्वेश्चन पेपर, जो कि ये एग्ज़ाम हुआ था 20 जून 2019 को एग्ज़ाम कराया गया था, जो कि सेकंड मीटिंग में ये एग्ज़ाम देख सकते हैं कि 2:30 से 5:30 के मध्य ये एग्ज़ाम हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपके 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर से और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से थे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, बाकी के 50 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं कि स्टार्ट के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके फर्स्ट पेपर के होते हैं, उसके बाद आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देख सकते हैं आप पार्ट 2 ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको वो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन दिया है कि एम्प्टी सैडलर, इसके सामने क्या दिया गया, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये है आपका माल्थस का, जो कि 1798 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। और इनकी किताब का नाम था जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध। ठीक है, तो ये थ्योरी आपकी किसकी, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ग्रोथ माल्थस का। ठीक है, सैडलर का जो सिद्धांत है वो पॉपुलेशन ग्रोथ से ही रिलेटेड था, जो कि उनका जो थ्योरी था वो जैविक सिद्धांत था, जनसंख्या के जैविक सिद्धांत। ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा जो दिया गया है डब्ल्यू.सी. प्रोडन, सेंसस ऑफ इंडिया, और इनके बारे में बताना चाहूँगा कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। F.W. नोटेनस्टीन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिया था। E.G. रेवेनस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही थे, पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा मिलान आपका सही है। ठीक है, इसमें मिलान में क्या था कि आपको बताना है कि कौन सी भूआकृतिक संकट के कारण कौन सी घटना हुई थी। ठीक है, तो पहली घटना है भ्रंसन के कारण कौन सी घटना हुई थी आपकी, कैलिफोर्निया भूकंप जो 1906 में आया था। भ्रंसन के कारण वहाँ पे भूकंप आया था, ज्वालामुखी। ठीक है, कैलिफोर्निया जो भूकंप आया था वो भ्रंसन के कारण आया था। और तो जैसा कि पता है कि जो कैलिफोर्निया है यहाँ पे आपको संरक्षित प्लेट सीमा के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ पे भ्रंसन अधिकांशतः देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इन क्षेत्रों में आपको भ्रंश देखने को भूकंप देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे सन एंड्रियास भ्रंश जो विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पर पाया जाता है। बात करें ज्वालामुखन के कारण क्राकाटोआ भूकंप आया था, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। ये आपका जावा और सुमात्रा के मध्य जो सुंडा डमरू है उसके मध्य यहाँ पे ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण इस क्षेत्र में आपको भूकंप देखने को मिला 1883 में। द्रव स्थैतिक दबाव के कारण यूनान भूकंप आया था 1931 में, और प्लेट खिसकने से आपका गुजरात भूकंप आया था, जैसे कि होता है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 से ही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि उस भारतीय पत्तन की पहचान कीजिए जिसे सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है, जहाँ पे पेट्रोलियम, उर्वरक, रसायन और मशीनरी आदि के आयात में अग्रणी कार्गो ट्रैफिक है। ठीक है, ये लिखा है आयात में कार्गो ट्रैफिक है। कौन सा है प्राकृतिक बंदरगाह, तो वो आपका विशाखापत्तनम है, जहाँ से आपको पेट्रोलियम, उर्वरक और रसायन और मशीनरी विशेष रूप से आयात किए जाते हैं। ठीक है, इस यहाँ से आपको बताना चाहूँगा विशाखापत्तनम काकीनाडा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट पर स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही इसकी स्थिति है, जहाँ पे काकीनाडा तट है वहाँ पर स्थित है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ियाँ भी यहाँ इसी के पास में स्थित हैं। और बताना चाहूँगा विशाखापत्तनम से ही भारत का जो छत्तीसगढ़ का लोह अयस्क है वो जापान को भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विकास के मूल बाह्य मॉडल कोरफेरी मॉडल का प्रतिपादन किया था। तो ठीक है, तो ये मैं बताना चाहूँगा फ्राइडमैन ने ये सिद्धांत दिया था और
जो कि 1966 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत का अब मैं बता देना चाहूँगा। इनका मानना था कि कोई भी शहर का विकास तभी हो सकता है जब हम शहर के साथ साथ उसके पेरीफेरी एरिया, मतलब उसके परिधि के क्षेत्रों में, मतलब गांव और जो कस्बे हैं, टाउन हैं, उनका भी विकास किया जाए। ठीक है, तो यानी कि इस क्षेत्र का, मतलब शहर के विकास के साथ हमें इनके आसपास के क्षेत्रों का भी विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का डिपेंडेंसी निर्भर होता है कि शहर निर्भर होता है गांव पे, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल, सब्जी, दूध, ये सब सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, और गांव जो होते हैं वो शहर पर निर्भर होते हैं, क्योंकि गांव के लोगों को, टाउन के लोगों को वहाँ पे शहर में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इनका मानना था कि ये हमें कोरफेरी मॉडल अपनाना चाहिए किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फ्रेडमैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में स्थित है। तो आप ये देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपका मैक्सिको नीचे है, और ये देख सकते हैं आप, ये आपका अमेरिका हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, ये कनाडा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाशिंगटन है। ठीक है, तो वाशिंगटन में आपका सेंट माउंट हेलेंस है, जो कि आपको बताना चाहूँगा ये एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्या क्या पूछा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि किस नियत समत में विविध फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट परिभाषा दी गई, लाइन को आपको बताना कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें पूछा किस नियत समत, क्या लिखा, किस नियत समत में विविध फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं हम, फसल पैटर्न या शस्य संयोजन कहते हैं। ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम बार किसने कहा था, वीवर महोदय ने इसके संबंध में अपनी व्याख्या दी थी 1952। फिर डोई महोदय ने, फिर रफीउल्लाह, तो बहुत सारे लोगों ने शस्य संयोजन के संबंध में बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया। ठीक है, तो इसमें मेन जो मुख्य आता है वो आपका वीवर महोदय हैं, वीवर। ठीक है, फिर डोई महोदय हैं, रफीउल्लाह भी हैं। ठीक है, इंडियन है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर, पूछा है कि जम्मू और कश्मीर में निम्न हिमालय के क्षेत्र को समुद्र तल की औसत ऊंचाई के संदर्भ में आरोही क्रम में चुनिए। तो बताना है आपको कि सर्वाधिक ऊंचा कौन सा है, फिर उससे नीचा, फिर ऐसे हम समुद्र तल की ऊंचाई की, औसत ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में रखें तो क्या होगा आपका। देखो, सर्वाधिक जो सबसे ऊंची चोटी है इधर, इसमें जितने जम्मू कश्मीर में, वो आपका काराकोरम है, जिसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है 8611 किलोमीटर, 8611 किलोमीटर। फिर तो यानी कि नंबर 1 आपका काराकोरम हो जाएगा। तो काराकोरम इसमें पहले नंबर पे कहीं नहीं आपको देखने को मिल रहा। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक जगह देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो है, आप ऐसे ही इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका लद्दाख आता है, जो जिसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है 6153 मीटर। फिर जास्कर भी है, तो इसमें जास्कर का आपको देखने को मिलता है 7756 मीटर, ऐसे। तो यानी कि आपका पहला हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। और 9 में क्या कहा गया है, इसमें महासागरीय धाराएं दी गई हैं, और इस पे स्थान है कि उनका वो धाराएं कहाँ पे चलती है। तो सबसे पहले बता देना चाहते हो, ये सारी की सारी धाराएं वो जो क्या है आपकी, ये ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी ठंडी धाराएं हैं। अब हम इनको बताना है कि जो ठंडी धाराएं हैं वो कहाँ पे बहती हैं। जो लेब्राडोर है आपका, वो कहाँ बहती है आपका, कनाडा के पूर्वी तट पर। ठीक है, ये कनाडा के पूर्वी तट पर बहती है। ठीक है, कनाडा के पूर्वी तट पर बहती है, जो 50 अंश देशांतर तक बहकर आकर ये मिल जाती है आपका कहाँ पे, ये आपका मिल जाता है गल्फ ऑफ स्ट्रीम में। ठीक है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम में मिलती है। जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम ये गर्म धारा है और ये लेब्राडोर की ठंडी धारा है। तो जब यह गल्फ ऑफ स्ट्रीम से मिलती है तो यहाँ पे आपको फॉग उत्पन्न होता है, और यहाँ से इसलिए फॉग उत्पन्न से यहाँ पे मत्स्य उत्पादन के लिए उत्तम क्षेत्र स्थितियाँ बन जाती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। फिर आपका दूसरा जो ओशियो है, ये कहाँ बहती है आपका, कोरिया के पूर्वी तट पे। ठीक है, ये भी ठंडी धारा है, ये बहती है कोरिया के पूर्वी तट पे, जिसको हम क्यूराइल की भी धारा कहते हैं। और क्यूराइल की धारा जो है
को उत्तर से आके दक्षिण की तरफ बहती है, और फिर यहाँ पे जो आपकी क्यूरिशियो धारा, गर्म धारा, जो क्यूरिशियो गर्म धारा, ये नीचे से आके आपको यहाँ से मिल जाती दोनों। तो वहाँ पे भी आपको क्या होता है कि ठंडी और गर्म धाराएं जल मिलने के बाद वहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे फाग उत्पन्न होता है। और यहाँ पर भी जापान सागर में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे मत्स्य उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, दोनों जो जलधाराएं हैं ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें पूछा है कनेरी जो जलधारा है वो मोरक्को के पश्चिमी तट पर बहती है, जो अफ्रीका का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से बहते हुए ये आती है दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। और जो कि बेंगुला की धारा जो है आपका वो बहता है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी ठंडी धाराएं थी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो जैसे ए का आपका सेकंड हो गया और बी का फोर्थ हो गया, ए का सेकंड, बी का फोर्थ। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए का थर्ड होगा, सॉरी ए का थर्ड और बी का फोर्थ। ठीक है, ये देख सकते हैं, मिला सकते हैं। तो ये आपका 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये 2 इसमें महत्वपूर्ण थे, उसको मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है उसको हम देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण थोड़ा सा, इसमें पूछा है कि लाभप्रदता के स्थानीय हाशिए के संबंध में डीएम स्मिथ के सैद्धांतिक मॉडल में, जो डीएम स्मिथ के सैद्धांतिक मॉडल था, उन्होंने औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत दिया था। उन्होंने उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए एक सिद्धांत दिया था कि कोई उद्योग कहाँ पे स्थापित हो सकता है। जैसे लॉस ने दिया था, वेबर ने दिया था, ऐसे डीएम स्मिथ ने भी उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए भी एक सिद्धांत दिया था, उन्होंने मॉडल दिया था। और उसमें अपने मॉडल में उन्होंने क्या बताए थे? 3 स्थितियां बताई थी। ठीक है, अपने उनके मॉडल का नाम था क्षेत्रीय लागत वक्र सिद्धांत। ठीक है, उनके सिद्धांत का क्या नाम था? क्षेत्रीय लागत वक्र सिद्धांत था। ठीक है, और उनमें 3 स्थितियां बताई थी, जिसमें एक स्थिति बताई गई थी कि कास्ट जो करेगा वो वेरी करेगा। और पहला जो स्थिति बताई थी जो कास्ट वेरी करेगा, उन्होंने ऐसे एक मैप बनाया था, अभी मैं इसको बताता हूँ। उसमें बताया था कि कास्ट वेरी करेगा, लेकिन जो रेवेन्यू है उनका दोनों इसी पे था कि कास्ट और रेवेन्यू कैसे प्राप्त होता है, उसी पर हम अपना उद्योग की स्थिति निर्भर करती है। तो उन्होंने कहा कास्ट जब वेरी करे और रेवेन्यू आपका स्थिर हो तब का उन्होंने एक मैप बनाया था। और दूसरा जो बताया था कि लागत नियत हो, मतलब लागत स्थिर हो, मतलब ये दो जो सेकंड स्थिति है, ये बताया था, ये सेकंड स्थिति है उनके थ्योरी का। ठीक है, जो दूसरी मान्यता है, लागत नियत हो और आपका रेवेन्यू वेरी करे। ठीक है, तब उन्होंने कहा ये इनका ऑप्टिमल है। और इसमें जब होता है इन्होंने सेकंड स्टेज को भी सबसे उत्कृष्ट माना, ये उत्तम होता है किसी भी उद्योग के लिए। तो उन्होंने ऐसे मैप बनाया था, ऐसे कुछ चित्र बनता है और उनमें कहा था। ठीक है, ऐसे उन्होंने, उनकी थ्योरी ऐसे थी। ठीक है, तो उसमें ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इन्होंने डिस्टेंस दिखाया था कि कोई भी सेलर कहाँ तक आप दूरी पर, यहाँ पे कास्ट और प्राइस दिखा था। ठीक है, और ये आपका रेवेन्यू लाइन हो जाएगी। ठीक है, रेवेन्यू लाइन हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि आप इस पे इसको कितना लाभ हो रहा है, ये ऊपर की तरफ देख सकते हैं, इसलिए ये हमेशा बी पर ही जाएगा। तो इसमें कौन सी आकृति आपको देखने को मिल रही है? सेकंड स्टेज में आपको ए जैसी शेप देखने को मिल रही है। तो आपका ये समझ गए होंगे ए आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें कहते हैं कि चलिए ठीक है, मैं अगले लेक्चर में इसको, इस थ्योरी को बता दूंगा डिटेल में। दो मैंने बताया कि जब आपका क्या है, जब पहला लागत नियत ना हो, मतलब लागत वेरी करे और रेवेन्यू आपकी स्थिर हो। ठीक है, लागत वेरी करे और रेवेन्यू कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो एक हो जाए। फिर दूसरे में कहा कि लागत आपकी कांस्टेंट रहे लेकिन रेवेन्यू वेरी करे। तो जो ये सेकंड स्टेज था उसमें इन्होंने बताया था, इसमें ए बनता है और उसमें वी शेप में आपको देखने को मिलता है पहले में। ठीक है, और तीसरा कहा था कि दोनों वो था दोनों कांस्टेंट ना हो, दोनों वेरी करें, तो उसका अलग चित्र बनता है। मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, इससे क्वेश्चन भी आए थे 2019 में भी डिटेल क्वेश्चन आए थे। मैं इसको बाद में इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, इस थ्योरी को समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। 11 नंबर पे जाते हैं। इसमें पूछा क्या है कि अल नीनो के बारे में पूछा है कि अल नीनो क्या होता है। इसमें पूछा अल नीनो दक्षिणी दोलन क्या होता है। तो दक्षिणी दोलन से मतलब होता है कि जब वायुदाब की स्थितियों में जो परिवर्तन होता है ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वायुदाब की स्थितियों में जो परिवर्तन हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। जब वायुदाब की ठंडी, जब मतलब कहते हैं कि जब
वायुदाब क्या होता है कि जहाँ पे निम्न हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, तो वो एक स्थिति होती है कि हमेशा एक दिशा में वो हवाएं बहती हैं। लेकिन जब किन्हीं परिस्थितियों के कारण हवाएं सामान्य दिशा में न बहकर विपरीत दिशा में बहती, तो हम उसको कहते हैं दक्षिणी दोलन कहते हैं। ठीक है, तो जो अलीनो है वो क्या है कि एक गर्म जल धारा है जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, पेरू तट पर बहती है। ठीक है, ये आपका दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये बहती है। ठीक है, यहाँ पे आपके हम्बोल्ट की धारा बहती है जो ठंडी जल धारा है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे अलीनो की गर्म धारा जब बहने लगती है तो इस क्षेत्र में आपको यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, और भारत और भारत और जितने भी एशियन कंट्री है वहाँ पे जो मानसून की स्थिति है वो विपरीत हो जाती है, इसलिए कहते हैं इसको दक्षिणी दोलन। तो फिर वहाँ पे इस क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है उस समय, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है और फिर हवाएं उल्टा चलने लगती है और यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। लेकिन इन क्षेत्रों में इंडिया और इंडियन कॉन्टिनेंट जो भी हैं और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे वर्षा कम प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मानसून, इसे क्या कहते हैं हम कभी कभी मानसून कमजोर हो गया। ठीक है, लेकिन जब यहीं पर जब लानीना आती है, लानीना होता है जो ठंडी जलधारा है, तो उससे जब लानीना हमेशा आता है तो ये ठंडी जलधारा होती है, और जब ये स्थिति होती है तो हमेशा सामान्य मानसून होता है, और इसे यहाँ पे सामान्य मानसून होते हैं और इंडिया में वर्षा पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये एक वायुमंडलीय प्रक्रिया। ठीक है, समझ गए होंगे, ये एक वायुमंडलीय प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हिमधाप प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी है। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ये है कि बहुत सारे लोगों ने सुना जो एवलांचल होता है, जो सुने होंगे कि जो जहाँ पे बर्फ भरी आंधियाँ चलती हैं। ठीक है, बहुत सारे देशों में, इंडिया में तो लू चलती है, ऐसे बहुत सारे जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पे लू की जगह पे, जैसे वहाँ पे क्योंकि ठंडा है तो वहाँ पे आंधियाँ चलती हैं तो वो बर्फ के साथ आते हैं। ठीक है, तो वो सबसे खतरनाक होता है जो स्लैब होता है। ठीक है, जिसमें बोल्डर बड़े बड़े आ जाते हैं, स्लैब होते हैं, वो पट्ट जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। ठीक है, इंडिया में भी वो आपको देखने को मिलते हैं कुछ जगहों पे, जैसे जहाँ पे बहुत सारे ये एवलांचल आते हैं, जैसे आपके उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब जगहों पे आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि, ठीक है, इसमें कहा गया है कि हिमनदीय सरोवर के अचानक फट पड़ने से उत्पन्न बाढ़ के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, जब कोई भी हिमनदीय सरोवर है, ठीक है, हिमनदीय सरोवर है, अचानक से फट पड़े तो क्या होगा उस पर विचार करें। ठीक है, क्या क्या स्थितियाँ हो सकती। तो हिमनद के पिघलने से जमा पानी अचानक बहाव से उत्पन्न होगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहाव से उत्पन्न ही होगा, ही बहने लगेगा पानी। हिमोड़ और हिमरोध का विफल हो जाना। ठीक है, क्योंकि जब पानी अधिक हो जाएगा तो हिमोड़ और हिमरोध का दोनों विफल हो जाएंगे, ये भी सही है। बृहद अनुप्रवाह से निश्चित पानी से बाढ़ आ जाना। ठीक है, तो जब अधिक मात्रा में पानी वहाँ पे होगा तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, और कुछ सेकंडों के लिए घटित त्वरित घटना बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा, क्योंकि यह कुछ समय के लिए नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ग्लेशियर है, कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पे जितना पानी है वो त्वरित नहीं होता, वो काफ़ी टाइम तक होता है, मतलब कुछ एक आध दिन या कुछ घंटों के लिए होता है, ना कि कुछ सेकंड के लिए होता है कि एक बार ये घटना हुई और वो तुरंत से खत्म हो गई। ठीक है, तो ये नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपके 3 हो जाएंगी। ये अधिकतर आपको हिमालय क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही अधिकतम अल्बिडो पैदा करती है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस किसी को पता हो वो बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो बताएं। जैसा कि पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो वो चीज़ होती है जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने और जाने पे के बाद जो बचता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, एल्बिडो होता है वो जो क्या होता है कि जो अब इससे पूछा क्या, ये तो समझ गए एल्बिडो क्या होता है। तो सर्वाधिक जो एल्बिडो प्राप्त करता है या वो रिफ्लेक्ट करता है वो आपका फ्रेश वाटर, वो जो स्नो होता है वो सबसे करता है। वो कितना करता है, लगभग आपका जो ये इसका रेशियो होता है लगभग 70 से 90%। ठीक है, फिर आपका मेघाच्छादन करता है 70 से 80%। ठीक है, और
आपका जो वनाच्छादन है वो 10 से 5%, 5 से 10%, और मरुस्थल आपके 20 से 25%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। याद रखिएगा, हमेशा ये जो स्नो होता है वो सर्वाधिक रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सर्वाधिक एल्बिडो पैदा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें पूछा गया है कि जो पेरेड के अनुसार किस उद्योग की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में गहनतापूर्वक संबंध। देखिए, इसमें उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में दूसरा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन डीएम स्मिथ था, क्या दूसरा आपका पेरेड से संबंधित आ गया। ये उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में इनका भी सिद्धांत था कि उद्योगों की स्थिति कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत था वो किस सिद्धांत पे गहनतापूर्वक संबंध था, तो किस पे था, इनका एक व्यवहारिक सिद्धांत है। ठीक है, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था पेरेड महोदय ने, उनका सिद्धांत था एक व्यवहारिक सिद्धांत था कि जो हम व्यवहार में हम जो उद्योग देखते हैं कि कहाँ पे लाभ हो रहा है, कहाँ पे हानि हो रहा है, अपने पर्सनल व्यवहार पे, मतलब पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे आधारित इनका सिद्धांत था कि हम नॉर्मल व्यवहार रूप में जो हम देखते हैं उसके आधार पे हम उद्योगों को स्थापित करना चाहिए, ना कि हमें थ्योरेटिकल चीज़ों पे देख के हमें किसी भी उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पेरेड महोदय का। तो आपको पेरेड के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। पेरेड महोदय ने जो उद्योगों की औषधि सिद्धांत जो दिया था उन्होंने 1967 में दिया था। ठीक है, इनका एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण था, जैसा कि पता ही चल गया। और इनके बुक का जो नाम था वो बिहेवियर एंड लोकेशन था। ठीक है, इनके बुक का नाम ही था बिहेवियर एंड लोकेशन। ठीक है, इससे आप पता चल जाएगा, बिहेवियर एंड लोकेशन इनकी बुक का नाम था। तो इससे पता चल सकता है कि किसी भी स्थान के बिहेवियर के बारे में इनको आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आप उस जब क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप उद्योगों को स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो सिद्धांत था वो व्यवहार परक सिद्धांत था, और उनकी बुक का नाम क्या था, बिहेवियर, क्या नाम था, बिहेवियर एंड लोकेशन। ठीक है, और इनका सिद्धांत कब दिया था, 1967। ठीक है, तो आपको समझ गए होंगे बिहेवियर, ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। इसमें पूछा था मध्यवर्ती अवसर मॉडल जो था, मध्यवर्ती अवसर मॉडल जो था, थ्योरी ऑफ इंटरव्यूइंग अपॉर्चुनिटी का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था इसका। ठीक है, तो यो दिया था किसने, एस स्टॉफर। ठीक है, एस स्टॉफर। ठीक है, एस स्टॉफर ने दिया था मध्यवर्ती अवसर मॉडल सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, स्टॉफर महोदय ने था। और ये जो सिद्धांत था वो किससे संबंधित था, माइग्रेशन से था संबंधित, प्रवास से संबंधित इनका सिद्धांत था। ठीक है, प्रवास से संबंधित सिद्धांत था। और इनकी इस थ्योरी का जो थ्योरी थी उसमें मानना था कि कोई भी प्रवास दूरी पर निर्भर नहीं करता, कि हाँ दूरी ही किसी भी डिस्टेंस ही प्रवास को हमेशा प्रभावित करता नहीं। उनका मानना है हाँ प्रभावित करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो और भी प्रवास को प्रभावित करती है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपका किसी भी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, सुविधाएं, वातावरण और भी बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं कहीं भी प्रवास करने के लिए। ठीक है, तो इनके सिद्धांत का यही था कि आपको दूरी ही नहीं प्रभावित करता, और भी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने किसी भी क्षेत्र में के लिए अवसर जो होता है किसी भी क्षेत्र के लिए उसको महत्व माना। ठीक है, अवसर को प्रधानता दी है किसी भी प्रवास के लिए। ठीक है, तो किसने दिया था, ये आपका स्टॉफर महोदय ने दिया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक कार्य क्षेत्र के रूप में भूगोल का एक दार्शनिक आधार प्रदान किया था। तो देखिए, हमेशा से आपको जहां भी आएगा दार्शनिक आधार हमेशा देता है, वो हमेशा से आपका रहा है वो इमैनुअल कांट। मैक्सिमम चीज़ें आपको दार्शनिक चीज़ें आपको कांट महोदय ने, क्योंकि ये आर्म चेयर ज्योग्राफी इनको भी माना जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यात्राएं इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, तो ये आपका इमैनुअल कांट हो जाएगा। कांट महोदय के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इन्होंने बहुत सारी थ्योरी, जैसे इनकी एक थ्योरी थी जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति से संबंधित उन्होंने एक परिकल्पना दी थी, जिसको वायव्य राष्ट्र परिकल्पना जो 1755 में दिया था, जो कि गुरुत्वाकर्षण पर आधारित था। ठीक है, ये तो पृथ्वी के संबंध में था। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, बहुत सारी किताबें, जैसे इनका जो सिद्धांत था
शुद्ध तर्क और की समीक्षा, सामान्य प्राकृतिक विज्ञान, स्वर्ग का सिद्धांत, शोध प्रबंध। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया क्या, आपको मिलाना है। तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। बहुत ही ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है, आपको बहुत आराम से आपको इनको पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो हम इसको देखते हैं। इसमें पूछा कि सोकोट्रा चागोस रिज जो है वो कहाँ पे है, ठीक है, वो कहाँ पे, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, देखो इसमें चारों ऑप्शन में से ये होता है कि आपको जो ऑप्शन सबसे पहले आ रहे हो आप उसको चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपको सबसे पहले आ रहे हो आप उसको चूज कर लें कि अच्छा हमें ये आ रहा है और हम उसको चूज कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को आप निगलेक्ट करें पहले। तो पहले आप क्या करें, जो आपको समझ में आता है अच्छा ये चीज़ें हो सकती है, आप उसको ले लें। तो जिसमें आपको क्यों समझ में आ रहा है कि ये सही है, तो जो आपका जैसे कोकस रिज है, ठीक है। तो कोकस रिज जैसा आपको पता है वो कहाँ आपको मिलता है, आपको कोकस रिज कहाँ देखने को मिलता है, प्रशांत, ठीक है, ये आपको प्रशांत महासागरीय में देखने को मिलता है। फिर मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है अटलांटिक में मिल जाएगा, ठीक है। सेंट पीटर्स ये आपका आर्कटिक ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन चेक कर रहा था। तो ये आपका हो जाएगा डी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और बी का, ठीक है। तो मैंने ऐसे मिलाया है क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ये कोकस रिज है, जो कोकस प्लेट है वो भी आपका यहाँ पे, तो मैंने ऐसे किया, ठीक है। मुझे तो पता भी था ये। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ बहुत सारे कटक हैं, ये कटक हैं जैसे आपके अटलांटिक जो महत्वपूर्ण है, आपका जो ये अटलांटिक महासागर ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डॉल्फिन रिज देखने को मिलता है उत्तरी क्षेत्र में, चैलेंजर रिज दक्षिणी क्षेत्र में, और विलियम टॉम्सन कटक, वेली ग्राफिक पठार, चैलेंजर रिज और वाल्विज कटक देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर की बात करें तो आपको नजाका प्लेट, न्यूजीलैंड प्लेट, तो ये सब देखने को मिलता है। तो ठीक है, नजाका प्लेट, कोकस रिज, ठीक है, न्यूजीलैंड प्लेट कटक। हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पे आपको चागोस रिज, कार्लसबर्ग, सेंटजल और निकोबार कटक देखने को मिलता है, ठीक है। निकोबार याद रखिएगा, चागोस। तो ये 2-3 चीज़ें अपने हिंद सागर से संबंध में रखते हैं। तो 2 चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, बिना किसी आपको संशय के, बिना किसी संदेह के, ठीक है। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि जनसंख्या सिद्धांत में सैडलर के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा, देखिए सैडलर का ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, पहला ही प्रश्न था ये सैडलर के सिद्धांत के संदर्भ में, ठीक है। इसमें पूछा गया, तो इन्होंने क्या कहा कि जो कथन था उसमें कौन सा होगा, जनसंख्या की वृद्धि और खाद्य पूर्ति के विपरीत संबंध होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुक्रम में होती है, ये बिल्कुल नहीं होता, ये भी छोड़ दें ऐसे ही। जनसंख्या वृद्धि का सैडलर का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक सिद्धांतों से जुड़ा था, ये नहीं है, मतलब ये तो दोनों एकदम बिल्कुल नहीं था क्योंकि इन्होंने बात ही नहीं की थी। और ये थोड़ा सा हो सकता था लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। और इसमें जो आपका है लास्ट में, ये जनसंख्या जनन क्षमता में जनसंख्या घनत्व के विपरीत अंतर होती है, ये एकदम बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इनका मानना था कि जो मानव की जनन क्षमता में जनसंख्या घनत्व के विपरीत संबंध होता है, ठीक है। उन्होंने कहा था, और इनकी जो थ्योरी थी उनका नाम क्या था, जनसंख्या के जैविक सिद्धांत, ठीक है। जनसंख्या के जैविक सिद्धांत इनकी थ्योरी का नाम था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको, जनसंख्या के जैविक सिद्धांत से संबंध में इन्होंने अपना दिया था। और इसमें क्या कहा था, जनसंख्या और जो जनसंख्या घनत्व के बीच जो क्या होता है विपरीत संबंध पाया जाता है, ठीक है। ये इनकी थ्योरी थी, जैविक सिद्धांत से संबंध में इनका सिद्धांत था, ठीक है। जैविक सिद्धांत से संबंध में जनसंख्या वृद्धि के जैविक सिद्धांत से संबंध में इनका सिद्धांत था। तो ये समझ गए होंगे, बहुत आसान सा प्रश्न था ये, पहले नंबर भी आया था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए, 20 नंबर पे देख लेते हैं। इसमें पूछा किस वैश्विक शहर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। वैश्विक शहर आप जान लें क्या होता है। वैश्विक शहर वो शहर होता है जहाँ पर अनेक वित्तीय संस्थाएं होती हैं, या अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, या बहुत सारे निगम, बहुत अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मुख्यालय होते हैं। जैसे मान लेते हैं हेग हो गया, या WHO का मुख्यालय हो गया,
या यूएन का मुख्यालय होगा, या आपका राष्ट्रमंडल के मुख्यालय, तो ऐसे बहुत सारे जो सार्क मुख्यालय हो गया, तो जो ऐसे मुख्यालय के शहर होते हैं उनको हम वैश्विक शहर के रूप में जानते हैं। तो वैश्विक शहर, ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय निगमों का मुख्यालय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप समझ ही जाओगे क्योंकि इसमें डायरेक्ट ये दे गया है, अंतर्राष्ट्रीय निगमों का मुख्यालय होता है, ठीक है। यहाँ पे तो भारत में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो खासतौर से दिल्ली आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ये कई बार आ चुका है, क्रिस्टालर की थ्योरी है, ठीक है। आप ये देख लें कि पहले हम बता देना चाहते हैं क्रिस्टालर की थ्योरी है, इसमें आपको मिलाना है। पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा क्रिस्टालर की थ्योरी के बारे में, जो इन्होंने अपना थ्योरी दिया था उस जिसका नाम था, आपको पता ही होगा, केंद्रस्थल सिद्धांत। लेकिन आपको बताना चाहूँ जो केंद्रस्थल सिद्धांत था, उसको सर्वप्रथम जो केंद्रस्थल शब्द था उसका यूज जो किया था पहली बार, वो वान थेनेन महोदय ने किया था। लेकिन 1931 में पहली बार मार्क्स, ठीक है, कब 1933 में मार्क जेफरसन महोदय ने इसका यूज किया। लेकिन विस्तृत रूप से जो व्याख्या की गई, जो इसका प्रयोग किया गया, वो क्रिस्टालर महोदय ने किया था। तो प्रथम बार यूज किसने किया था, वान थेनेन महोदय ने किया था। लेकिन उसके बाद बस सिर्फ उनका शब्द यूज किया था, लेकिन जेफरसन महोदय ने इसका प्रयोग किया। लेकिन जो विस्तृत व्याख्या और इसका प्रयोग हुआ बड़े मात्रा में, वो क्रिस्टालर महोदय ने 1933 में अपने सिद्धांत में किया था, केंद्रस्थल सिद्धांत में था 1933 में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्रिस्टालर महोदय की। और उन्होंने 3 अपने के मान लिए थे, जिसमें K3, K4 और K7 था, ठीक है। K3, K4 और K7, ठीक है। तो K3 आपका था बाजार, K3 मार्केट हो जाता है, और K4 आपका रोड हो जाता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, और K7 आपका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, पहला आपका मार्केट, पहले क्योंकि मार्केट पहले पास में होता है, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि दूर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, फिर बहुत सारे क्षेत्रों के उनको फिर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ठीक है। तो इन्होंने मार्केट, रोड, मतलब मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन एंड आपका एडमिनिस्ट्रेशन माना, ठीक है। तो अब इसमें मिलान करना था, तो बहुत सारे लोगों का गलत हुआ क्योंकि 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो आपको बताना करना ये रहता है कि जो K का मान दिया होता है, आपको इन सब में आपको उसी से गुणा करना होता है, ठीक है, ठीक है। उसी के मतलब 3 है तो 3 जिससे आप जिससे मिलान करेंगे उसमें उतनी गुणा से गुणा होता चला जाएगा, उतनी संख्या से। जैसे आप 3 है तो 3 एक 3 हुआ 3, फिर उसी को उससे गुणा करेंगे। जैसे ये आ गया, आपको मिला देते हैं ये, ठीक है। तो 3 हो गया यहाँ पे, 3 एक 3, तो छोड़ दें इसको। फिर यहाँ से 3 त्रिका 9, ठीक है, 1, फिर ये 3 बार बढ़ा, फिर 3 त्रिका 9 हुआ, ठीक है। तो हम उतने गुणित में बढ़ते चले गए। और ये तो आपका हो गया, समझ गए होंगे, पहले 1 बार बढ़ा, फिर 3, फिर उसी के मतलब बढ़ता है, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, तो ऐसे होता है। यहाँ पर 27 होता है, फिर 27 3 ऐसे करके होता है। फिर दूसरा हम देख लेते हैं K7 देख लेते हैं, 7 6 42, 42 7 294, तो ये हो जाएगा आपका K7 7 6 42। समझ में आ रहा ना, ये तो आसान सा था, 7 6 42। फिर ऐसे ही आप K4 का देख लेते हैं, K4 आप कौन सा हो जाएगा, तो जैसे कि आप पता है कि आप 1 का 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 400 के आसपास होगा, तो 28 से तो लगभग ये हो जाएगा आपका। तो ये गुणित करेंगे तो ऐसे गुणा करेंगे राउंड फिगर में, तो आपका K4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे लगभग कि आपको करना क्या है कि जो संख्या दी गई है आप उसी से आप अगली संख्या उतनी से गुणा करना है। जैसे यहाँ पे संख्या 3 से मिलान करना है K4, तो यहाँ का K का मान 3 दिया गया, यानी कि 1 फिर 3 हो गया, मतलब 1 गुणित 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। ऐसे यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे मुझे 7 से मिलान करना है, यानी कि K का मान 7 है, तो यहाँ पे 6 दिया है। तो फिर अगली संख्या में जो बढ़ेंगे उसमें होता है कि आप अगली सब जैसे ही आप अगली बढ़ते हैं आगे जब चल के, तो वहाँ पे उसके उतनी संख्या से आपकी गुणित हो जाती है, ठीक है। उनकी थ्योरी थी। तो फिर यहाँ पे 7 के आप 7 6 42, 42 7 94, ऐसे करके ये बढ़ता है, ठीक है, इसका रूल है। तो ये समझ गए होंगे, थोड़ा आप समझ गए होंगे, मैं उस समय नहीं समझ पाया था जब पहली बार मैंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा, मैं जब थ्योरी को बताऊंगा तो मैं फिर से उसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुटलेसी महोदय ने बताया था कि निम्नलिखित कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। तो कितना किया था आपका 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था, जो कि 1936 में इन्होंने विभक्त किया था, जिसमें इन्होंने फसलों की किस्मों और उसकी उत्पादक विधि की समरूपता के आधार पर उन्होंने 5 मापदंड माने थे, ठीक है।
जो कृषि को विभक्त किया था उसमें मुख्य रूप से आपकी कृषि फसलें थी और उत्पादन विधि थी, और उत्पादन विधि को इन दोनों को मिला के उन्होंने 5 मानक मापदंड बनाए थे कि इस आधार पर विश्व को बांटा जाएगा, और उसके आधार पर इन्होंने 13 कृषि प्रदेशों में बांटा गया था। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं व्यापारिक कृषि प्रदेश, और ठीक है, व्यापारिक कृषि प्रदेश, स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, व्यापारिक दुग्ध कृषि प्रदेश, निर्वहन कृषि प्रदेश, तो ये सब सारी चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो और 23 नंबर देख लेते हैं, इसमें मिलान करना है, ये तो आसान सा प्रश्न है। ठीक है, आप मिलान कर लें, इसमें ये भाषा समूह है, फिर विशिष्ट भाषा है, तो जो द्रविड़ भाषा होती है वो आपका मिलाना, तो देखिए जो आपको पता है वो आप मिला दें। तो जो आपका बोडो होता है वो आपका समझ जाते हैं कि ये बर्मन है। ठीक है, तो ये इससे मिल जाएगा। फिर जो इंडो आर्यन है आपका संथाली है, ठीक है, एरुकुला या आपको लगता है कि साउथ की ये जनजाति है। फिर आस्ट्रिक है जो, ठीक है, वो आस्ट्रिक क्या हो जाएगा आपका संथाली हो जाएगा, और इंडो यूरोपन हो जाएगा बंजारा। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगा कि वो देखिए मिला देते हैं, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, सही मिलाया, डी का 3। ठीक है, मैंने सही मिलाया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगा जो ये भाषा समूह था उसको 92वें संविधान संशोधन में 2003 में इन सब भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन में इन सबको, भारतीय संविधान में संशोधन में इसको जोड़ा गया। ठीक है, और आगे बात करें हम, तो ये तो समझ गए होंगे, आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा पैसेंस की जरूरत हो, समझने की जरूरत होती है, बाकी आसान से प्रश्न होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें पूछा भारत में मतदाता के मतदान रुख के लिए अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण या कम निर्धारक होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है भारत में वोट डालते समय हम किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मतलब इंडिया में उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है, कि कम फोकस किया जाता है। तो वो चीज़ें क्या है, तो वो क्या है कि क्या जो सबसे ज़्यादा करते हैं भाई ये जात, हमारी जात का हो। ठीक है, तो इसको तो छोड़ ही दें अभी, हमारी धर्म का हो, हमारी भाषा का हो, और उसके पास पैसा हो, सबसे ज़्यादा पैसा का हो, जात का हो। 2 चीज़ें हम देखते हैं अधिकतर। क्या देखते हैं हम, जो पैसा बांट दे सुबह या एक दिन पहले वो जीत जाता है, या हमारी कम्युनिटी का, हमारी जात का है, ठीक है, हमारे धर्म का है, ये देखते हैं। लेकिन हम कभी भी, बहुत सारे लोग अधिकतर जो वोट देते समय ये नहीं देखते हैं कि वो उसका कितना एजुकेटेड है या कितना पढ़ा लिखा है, वो क्वालिफिकेशन क्या है। इस पे कभी भी मतदान इंडिया में बहुत कम होता है। ऐसे लोगों को कम लोग वोट कर पाते हैं, या ऐसे लोग कम चुनाव भी लड़ पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो इंडिया में करने की ज़्यादा आवश्यकता है इस समय में। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में जो पूछा गया है, उसमें पूछा गया टी आरेख नियुक्त में किसके निर्माण और हद को निर्धारित करने में सहायता करता है। टीएस आरेख होता क्या है, टीएस जो आरेख होता है वो टेम्परेचर एंट्रोपी होता है। ठीक है, टेम्परेचर एंट्रोपी आरेख होता है जो जल के थर्मोडायनेमिक्स गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, टेम्परेचर एंट्रोपी होता है जो जल के थर्मोडायनेमिक्स, जल के क्या करता है कि कितना वो शुद्ध है, किसी भी जल की शुद्धता को जांचने के लिए वो इसका यूज किया जाता है टीएस का। ठीक है, किसी भी जल की शुद्धता के शुद्ध तरल पदार्थ के लिए ये बनाया जाता है कि किसी भी जल है कि उसकी शुद्धता जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर एंट्रोपी। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है, इसको हम बताएंगे आगे चल के। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। 26 नंबर इसमें पूछा है काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पूछा गया है, तो आप बताएं कि काई स्क्वायर टेस्ट, जिसको पता हो वो बताएं। काई स्क्वायर टेस्ट निम्न रूप में किसके मापा जाता है। देखिए, काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो बारंबारता के मध्य सार्थकता की जांच करता है। ठीक है, कोई भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो होती है, कोई भी, चलिए हम दिखा देते हैं, कोई भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, कोई एक्सपेक्टेड आपकी फ्रीक्वेंसी है, एफ मानते हैं कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और आपके ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी
कि जो डिफरेंस होता है उसको हम मापते हैं किससे, काई स्क्वायर टेस्ट से, ठीक है। यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसके अनुपात को नापने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाता है गुड एंड फिट, ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट इसको हम नाम देते हैं, ठीक है। इसके दो चीजें हैं, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। इसको हम बाद में बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संघीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है, संघीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा नहीं देता है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो कौन सा है, व्यापक क्षेत्र, सजातीय जनसंख्या, विषम आकार और विभिन्न प्रकार के मुख्य क्षेत्रों की विभिन्नता, ठीक है, इसको बढ़ावा नहीं देता, ठीक है। इसकी को बढ़ावा नहीं, सब चीज को देखो, जो आपका संघीय होता है, मतलब जहाँ पे संघ मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक होता है आपका संघ होता है, एक राज्य होता है, तो संघ के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे राज्य प्रदेश चीजें शामिल होती हैं, तो वो व्यापक क्षेत्र होता है, सही है। सजातीय जनसंख्या मतलब एक जैसी जनसंख्या नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, मतलब होमोजेनियस पॉपुलेशन नहीं होती है, विषम आकार होता है, सही है। विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमानता होती है, मुख्य क्षेत्रों की विद्यमानता होती है, ठीक है, सब सही है। लेकिन वहाँ होमोजेनियस पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है, वहाँ पे बहुत सारी प्रकार की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, ये चीजें होती है। बहुत आसान सा प्रश्न था ये। आगे बढ़े, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित दिए गए कथनों को पढ़िए और बताइए, ठीक है। इसे पूछा कहा गया है कि 28 नंबर में निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बताना है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सी जनगणना के अनुसार ठीक है, कौन सा हुआ था, ठीक है। तो मैं अब डायरेक्ट अभी थोड़ा सा आंसर भी बताऊं क्योंकि टाइम थोड़ा सा तेजी से चल रहा है, 20 क्वेश्चन और बताने हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं जल्दी से बताता हूं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, 2001 और 2011 में लिंगानुपात में कमी आई, ठीक है, 2001 की अपेक्षा 2011 में लिंगानुपात में कमी आई, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और 2001 के इसमें गणना साक्षरता में सुधार हुआ, तो दोनों सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, जैसे कि बात है जनगणना नीति जो है वो आपके सन 2000 में आई थी, जनगणना नीति, जनसंख्या नीति। 29 नंबर पे आ जाते हैं। 29 नंबर में आपको क्या दिया गया है उसको देखना है आपको। इसमें दिया गया है कि आपको मिलान करना है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ से बिलोंग करता है। तो आपका लोएस्ट जो है आपका वो कहाँ पे, लोएस्ट जाहिर सी बात है बाबा बुदन हिल्स, ठीक है, बाबा बुदन हिल्स जो है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में होता है, लोएस्ट कर्नाटक। हीरा पन्ना एमपी में है पन्ना। कोयला झरिया झारखंड। और भूतापीय ऊर्जा पूगा वैली जो कि आपका कहाँ पे है, पूगा वैली कहाँ पे है आपको पता है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, ठीक है, अभी वर्तमान में लद्दाख में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके देख लें, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने आंसर पहले ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपके 4, क्योंकि मैंने मिला दिया, आपको देख लेना है बस, मैंने समझाने की कोशिश किया इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं और इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से चतुर्थिक जो मतलब 4th इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको बताना है कौन सी है। देखो देखिए, निर्माण कार्य प्राथमिक होता है, रेशम पालन ये भी प्राथमिक, खुदरा व्यापार ये आपका जो होता है, खुदरा व्यापार किसमें आता है आपका, खुदरा व्यापार हो गया, निर्माण हो गया, ये सब सारी चीजें आपको आती है चतुर्थ क्रिया में। जबकि विनिर्माण और निर्माण कार्य आपका आता है, निर्माण कार्य जो हो जाता है वो आपका आ जाता है सेकंड क्रिया में, लेकिन खुदरा व्यापार आपका आता है चतुर्थ क्रिया में आता है, ठीक है, चतुर्थ क्रिया का, क्योंकि ये इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें एक आदमी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, ये सर्विस में भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम चतुर्थ श्रेणी में रखते हैं व्यापार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको मिलान करना है आपको, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, जो इराक है, इराक में जो सबसे ज्यादा फेमस है, देखिए ये पेट्रोलियम उत्पादन सारे के सारे ओपेक कंट्री के देश ही हैं ये लगभग, ठीक है, तो ओपेक तो सारे नहीं आएंगे, लेकिन ये पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं। और इराक जो है वो, जो इराक का फेमस जो तेल उत्पादक है वो अल्वंड है, ठीक है। और मोसूल सुना होगा,
मोसूल जैसे जहाँ पे ISI द्वारा भी वहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों को कब्जा कर लिया गया था, तो मोसूल याद रखेगा, अलवंड और मोसूल तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। फिर मिस्र की बात करें तो मिस्र का जो हो जाएगा सिनाई प्रांत हो जाएगा, ठीक है। मिस्र का जो है सिनाई प्रांत हो जाता है, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। और इराक की बात करें तो आपका इराक जो है वो अघाजीरा हो जाएगा, ईरान का अघाजीरा, और वहाँ पे अबादान और करमान तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और इंडोनेशिया में था मिनास हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा ये चीज़ें, जैसे इराक में तो देखो आपको इराक और ईरान के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ना आप सुना हो, तो कुछ चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत होती हैं। आप इसको करंट चीज़ें होती जो प्रोडक्शन है, ये सब सारी चीज़ें निरंतर आपको देखने की ज़रूरत होती है। आप 32 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा है कि बर्लिन सेंटर ऑफ फ्यूचर रिसर्च द्वारा जीवन की गुणवत्ता निम्नलिखित घटकों पे और क्रम में लिखिए, ठीक है। तो ये जो है बर्लिन सेंटर ऑफ फ्यूचर रिसर्च, इसमें क्या होता है कि लोगों की जीवन की गुणवत्ता की रैंकिंग करता है। तो इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें उन्होंने रैंक की है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। तो सबसे पहले जरूरी होती है कि हमें मानसिक स्टेटस होनी चाहिए, मेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई मेंटली वो फिट हो, फिर फिजिकली फिट होनी चाहिए, फिर शारीरिक रूप से सांसारिक रूप से होनी चाहिए, सॉरी गलत हो गया, सांसारिक रूप से पहले क्या हो जाएगा वो आध्यात्मिक रूप से, फिर लास्ट में सांसारिक रूप से ये हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा मानसिक रूप से, यानी कि बी मानसिक रूप से, फिर शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, फिर सांसारिक रूप से। तो ये बहुत सीधा सा दे दिया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा है, थोड़ा अब टाइम लगेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं और थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, याद रखेंगे। ये इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताने वाला हूँ। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से ये क्या है, बीटा इंडेक्स बताना है कि कौन सा परिवहन ग्राफ होता है, ठीक है। ये आपको बीटा इंडेक्स के बारे में बताना है, तो बीटा इंडेक्स के बारे में बता देना। देखो बीटा इंडेक्स होता क्या है, जो बीटा इंडेक्स होता है उसमें क्या होता है आपका, उसमें सिग्मा ई बराबर मतलब एच अपान सिग्मा वी, ठीक है। सिग्मा ई बराबर सिग्मा वी होता है, इसका सूत्र होता है बीटा इंडेक्स का। ई बराबर एच होता है, ई बराबर जो होता है एच होता है, वी बराबर वर्टेक्स होता है। ई मतलब एज मतलब होता है कि जो दो स्थितियों को जोड़ने वाली होती हैं वो एज होती हैं, मतलब ये दोनों मिलाने वाली रेखा, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट इसको मिला रही है का तो एक हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एज बोलेंगे। लेकिन जब दो संख्या जगहों को जोड़ने वाला जो ये पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो इसमें कितने एज हैं आपको गिनेंगे तो आपको मिलेंगे लगभग आपको 12 एज मिलेंगे, ठीक है। और वर्टेक्स कितने मिलेंगे आपको 6 डॉट मिलते हैं, तो 6। तो आपको इसको काटेंगे तो आपके आ जाएंगे 2, ठीक है। वैसे आपको इसमें बीटा इंडेक्स भी होता है, बीटा इंडेक्स होता है, एक बीटा इंडेक्स हो गया। अल्फा इंडेक्स, अल्फा इंडेक्स का सूत्र जो होता है ई माइनस ये ठीक से हम अभी लिख नहीं पा रहे, ई माइनस वी प्लस 1 अपान 2v प्लस 5, ठीक है। तो ये होता है आपका हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा वाई मतलब गामा इंडेक्स का हो जाता है, जिसमें ई माइनस 3 बीटा वी माइनस 2 हो जाता है, ठीक है। मतलब बीटा माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे बीटा इंडेक्स का, मैं इसको अच्छे से बताऊंगा एक दिन, ठीक है। ये आपका 2 हो जाएगा, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें होता है मैंने बताया क्या बताया था, एज इन अनुपात अपन वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 12 अनुपात ये हो गया, तो ये तो आसान था। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर में पता है कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये भी बहुत थोड़ा सा आसान ही है, क्योंकि ई मर्फी जो है अर्बन सोशल एरियाज एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ये अर्बन एरियाज है ये इनका नहीं है। जो ई मर्फी महोदय हैं वो आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ज्योग्राफर हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जबकि ये इसमें अर्बन सोशल एनालिसिस लिखा जो इनकी नहीं है, ठीक है। अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस लिखी जो है वो ई
सेवेस्की और वीवेल ने लिखी, ठीक है, ई सेवेस्की और वीवेल ने लिखी। और दूसरा देख लेते हैं, एफ जेफरसन प्राइमेट सिटी, जी चाइल्ड थ्योरी ऑफ अर्बन ऑरिजिन्स, और ई सेविकी स्टडी ऑफ सीबीडी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। मर्फी आपको याद रखिएगा, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, और इस पे देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। इसमें आपको कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ में से याद रखिएगा कौन सा ऐसे दिया है, तो आप इसको पहले देख लें कि क्या पूछ रहा है। तो इसमें बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आप देख लें कि समस्थिति प्रणाली, सम परिस्थितिकी प्रणाली, नेवल प्राथमिक उत्पादन और गंभीर परिस्थितिकी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर को बताऊँ क्योंकि थोड़ा सा और टाइम चला जाएगा पढ़ने में। तो ये याद रखिएगा कि जो गंभीर परिस्थितिकी प्रणाली, तो ये थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, गंभीर परिस्थितिकी प्रणाली जो होता है केंद्रिकवादी दृष्टिकोण पर आधारित पर्यावरण। देखो गंभीर परिस्थितिकी जो होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। डीप इकोलॉजी का जो शब्द था वो अर्निस नेस जो नार्वन एक इकोलॉजिस्ट थे, क्या थे, अर्निस नेस, नॉर्वे के थे। 1972 में इन्होंने ये शब्द यूज किया था, डीप इकोलॉजी, अर्निस नेस ने, नॉर्वे के, 1972 में, ठीक है। और उनका जो अप्रोच था वो इकोसेंट्रिक अप्रोच था, पर्यावरण को लेकर इकोसेंट्रिक अप्रोच अपनाया था। और इन्होंने एक शब्द यूज किया था, इकोसॉफी मतलब जो पर्यावरण, इकोसॉफी जो शब्द उन्होंने यूज किया था, इसमें पर्यावरण के संतुलन और संरक्षण की बात की थी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करें। इसमें देखिए ये आ गया है, फिर से ये 2-3 बार से लगातार आ रहा है कि वर्ष 2006 के 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सी घनी आबादी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सर घनी आबादी मतलब घनी आबादी ये नहीं बताया कि आप परसेंट में आपको बताना है, या परसेंट में बताना है, या जनसंख्या के आधार पर बताना है, या आपको घनत्व के आधार पे। तो बस ऐसे बताते हैं घनी आबादी। तो एक आधार पे आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलती है, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस आधार पे आपको देखने को मिलती है। तो इस आधार पे जब जनसंख्या की बात करें तो वहाँ पे आपका 20 करोड़ यूपी में, और महाराष्ट्र में आपको लगभग 11 करोड़, बिहार में 10 करोड़, वेस्ट बंगाल में 9 करोड़, और तमिलनाडु में आपके 7 करोड़ जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है। और हम परसेंटेज की बात करें तो मतलब घनत्व की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा आपका। तो इसमें घनत्व की कहीं बात ही नहीं है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश को ही कंसीडर किया गया फर्स्ट में, तो इसको छोड़ देते हैं। घनत्व की बात होती तो आपका पहले पे आपका बिहार आ जाता, फिर पश्चिम बंगाल हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 37 की, तो 37 में इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर दूसरे पर तर्क दिया गया है, कौन सा तर्क सही होगा। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं में विकास परियोजना, देखो ये इसके लिए विकास परियोजना की बात करता है, वो रीजनल प्लानिंग से संबंधित विकास परियोजनाओं की योजनाओं को क्रियान्वयन की त्रिस्तरीय प्रणाली है, जो किसी उनकी अधिकारिता के भीतर होती है, ठीक है। ये सही है, बिल्कुल सही है। त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें राज्य सरकारें, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय जो वहाँ इकाइयाँ होती है वो काम करती, सही है। पंचायती राज अधिनियम से योजना निर्माण की प्रक्रिया में स्थानीय निकायों की भागीदारी को शक्ति प्रदान होती है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों एकदम बिल्कुल सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है, ठीक है। पंचायती राज पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक रीजनल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके दृष्टि से वो पूछा गया है। इसमें पूछा है कि कौन सा स्थानीय पौने हैं और कौन सी देश में वो बहती हैं। तो मैं पौनों के बारे में बता देना चाहता हूँ, ये सारी की सारी पौने आपके गर्म पौने हैं और शुष्क पौने हैं, ठीक है। जहाँ भी आपके दिए रहेंगे ऐसे ही कुछ रहेंगे, ये कॉमन रहेंगी। तो ये कंफ्यूज मत हो गया, सारी की सारी गर्म और शुष्क पौने। जब आपको पता चल गया कि ये सारी की सारी गर्म और शुष्क पौने हैं, तो आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो यामो जो है आपका जापान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है, ठीक है। यामो कहाँ बहती है, जापान में बहती है, गर्म और शुष्क हवा है। फान जो है वो कहाँ बहती है, आपका अल्पस स्विट्जरलैंड में बहती है, ठीक है। अल्पस के पास स्विट्जरलैंड में मुख्य रूप से बहती है। चिनोक की बात करें तो चिनोक कहाँ बहता है आपका, बताएं आप, यूएसए के रॉकी पर्वत पे, ठीक है।
जैसे कि रॉकी पर्वतीय ढालों पे बहता है। बचा कितना, नॉर्वेस्टर, वो बहता है आपका न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे बढ़े, ये सारी की सारी आपकी शुष्क और गर्म हवाएं थी। 39 की बात करें, 39 नंबर पे इसे पूछा कि बृहद हिमालय में निम्नलिखित प्रकार के अपक्षरण आमतौर पर प्रबल होता है, ठीक है। तो जो हिमालय में, बृहद हिमालय में है, मतलब ऊपरी ट्रांस हिमालय, ऊपरी हिमालय है, वहाँ पे अमूमन आपको देखने को मिलता है क्या, कौन सा आपको देखने को मिलता है उस हिमालय में, कौन सा क्षरण, शैल विखंडन, ठीक है। शैल विखंडन मतलब कि वहाँ पे चट्टाने बहुत बड़े बोल्डर में ऐसे करके शैलों को टूट जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये शैल विखंडन वहाँ पे अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रक्रम, मतलब जो इरोजनल एक्टिविटी वहाँ पे एक्टिव हैं, चाहे वो वायु हो, वाटर, मतलब वाटर हो, एयर हो, सनलाइट हो, तो बहुत सारी चीज़ें, या ग्लेशियर है, तो वो सब एक्टिव होने के कारण इस हायर, मतलब ऊपरी हिमालय में या बृहद हिमालय में ये ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करें निम्नलिखित में से दिए गए कथनों का तर्क दिया गया, जिसमें कुछ बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। लिखा है रेटर एक स्वदेशवादी था और ईश्वर में दृढ़ विश्वास, बिल्कुल ये टेट्रियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, टेट्रियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। रिटर एक निगमनात्मक थे, ये इन्होंने, इनका मानना निगमनात्मक था, दृष्टिकोण था इनका, और इनका ये स्वदेशवादी थे, इनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, और इनकी पुस्तक का नाम था अडकुंडे, ठीक है। और दूसरा था इनके पास व्यवस्थित और ब्रह्मांड की संकल्पना थी, ठीक है। तो दोनों, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की तरह अडकुंडे में ही उन्होंने, अडकुंडे पुस्तक में ही उन्होंने ब्रह्मांड की जो चर्चा हुई है उसी में की, ठीक है। समझ जाइएगा आप लोग, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो किसके समकालीन थे, आपके हमोल्ट महोदय के, ठीक है। उनके मित्र भी थे, दोनों के साथ में एक ही वर्ष में मृत्यु हुई थी। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें पूछा गया है क्या, ठीक है। 40 नंबर पूछा गया किस वातावरणीय चरण में उसमें जो उष्ण हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है और संघनित होकर बरसती है। ये सब सिंपल सा है कि कोई भी हवा हो, ठीक है, चाहे वो उष्ण हो या शीतल हो, वो क्या होगी, पहले क्या होगी, गर्म होगी और ऊपर उठेगी, फिर ठंडी होगी, फिर संघनित होगी, फिर वर्षा हो जाएगी। ये सबका प्रोसेस है। वैसे शीत वातावरण का भी कोई हाल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इन सब चीजों में हमेशा ये सब बातें आपको देखने को मिलती है कि हवाएं ठंडी होकर ऊपर उठती हैं और मतलब गर्म होकर ऊपर उठती हैं, फिर ठंडी होती हैं, फिर वहाँ पे संघनित होकर वहाँ पे फिर उन क्षेत्रों में वर्षा कराती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके इसमें आ जाती हैं। और ये थोड़ा सा, ये ऑप्शन जो आपका जो सही था, ये ऑप्शन आपका सही माना गया था, जो ये, ठीक है, अधिधारण एक्लूड वक अग्र, जो कि ऑप्शन उसमें इसको गलत मान लिया गया था। जब फाइनल आंसर आई थी तो इसमें इसको काट दिया गया था, ठीक है। इसमें सबको नंबर दे दिए गए थे। आगे बढ़े, ये जीआईएस से प्रश्न आया था, याद रखिएगा। जीआईएस में निम्नलिखित में कौन सा आंकड़ा आरूप फॉर्मेट ग्राफ के रूप में तस्वीरों को अंकित करता है, ठीक है। कौन सा करता है आंकड़ा ग्राफ चित्रों के रूप में, कौन करता है भाई, ठीक है, ये बताना है आपको। तो चित्रों के रूप में जो आंकड़ा होता है वो आपका करता है रास्टर डेटा, ठीक है। जो रास्टर डेटा है वो आपका पिक्सल के रूप में लेता है, ठीक है। वो जो भी चित्र आते हैं आपके वो रास्टर डाटा में होते हैं। और जो लाइन डॉट ये रोड होता है, ये सब सारी चीज़ें, या रिवर हुआ, उन सब का लीनियर जो चीज़ें होती हैं उसका क्या होता है, वो वेक्टर फॉर्म में होती हैं, उसको वो वेक्टर आंकड़ा के रूप में लिया जाता है। तो ये जो होता है, जो किस में होता है, तस्वीरें होती हैं, वो किस में आती हैं, आपका रास्टर डाटा में, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म है, मैं इसको बताऊंगा अच्छे से। अभी इतने ही जान लीजिए, जो पिक्सल के रूप में होता है वो हम चित्र के रूप में, उसमें हम क्या करते हैं, रास्टर डाटा में लेते हैं। बाकी चीज़ें जो लाइन चीज़ें होती हैं, और जो पॉलीगॉन होगी वो रास्टर, और लाइन वाली चीज़ें होंगी आपके वेक्टर डाटा में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इसमें पूछा है कि ये बढ़िया कुछ प्रश्न है, ठीक है, ये बढ़िया प्रश्न है आपका। इसमें पूछा है कि रामरस कन्वेंशन के बारे में बताना, किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है किससे, आर्द्र भूमियों से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि जो
ये आपका समझौता हुआ था 43 नंबर, ठीक है। जो आपका रामरस कन्वेंशन हुआ था वो ईरान में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, ये कहाँ पे है, ईरान में है, ठीक है, ईरान में हुआ था। और इसमें एक रामरस नामक शहर है जहाँ पे 2 फरवरी 1971 में 2 फरवरी 1971 में हुआ था, ठीक है। 1971 में ये कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। और इसलिए 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमियों के रूप में इसका मनाते हैं, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं इसको, वेटलैंड के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ये कहाँ पे, ईरान में था। और उसको आर्द्र भूमियों को उसके जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। भारत में इस समय रामरस संधि में शामिल हुआ था, जो वो 1 जनवरी 1982 में ये भी संधि पे हस्ताक्षर करने में शामिल हुआ 1 जनवरी 1981 में। अभी तक की जो भारत में क्या है, आपके 15 राज्यों में 26 आर्द्र भूमियाँ, मतलब 26 आर्द्र भूमियाँ शामिल की गई, जो अभी लेटेस्ट में 12 जोड़ी गई हैं उसको छोड़ के, ठीक है। तो आपका आर्द्र भूमियों से संबंधित है, ये मैंने ऐसे डिटेल में से थोड़ा सा कुछ बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा अभी 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको देख लें। निम्नलिखित में भारत की कौन सी पठार भारत के मालवा पठार और दक्षिण पठार के विभाजित करती है। तो कौन सा पठार किसको करता है, बहुत आसान सा प्रश्न है, नर्मदा, ठीक है। नर्मदा निकलती कहाँ है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकल के ये ऐसे बहते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए निकल जाती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। जो ये पहली नदी है, मतलब भारत की कुछ नदियों में से जो अरब सागर में गिरती है, जो पश्चिम की तरफ बहती है, उसमें नर्मदा ही वो क्षेत्र है जो भारत के पठारी क्षेत्र को, मालवा और दक्कन को अलग करता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसमें कुछ नहीं है, और कुछ चीज़ें हैं जैसे ये रिफ्ट वैली से भी बहती है, याद रखिए ये रिफ्ट वैली से बहती है। और यहाँ पे आपको देखने को धुआंधार जो जलप्रपात है इसी के पास से बनता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस यही कि ये पश्चिम में बहती है नदी, ठीक है। आगे बढ़े, 55 देख लेते हैं। 55 भारत की जनसंख्या नीति 2001 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर, ये देखो कई बार पूछा गया, ये याद रखिएगा, जनसंख्या नीति हर बार पूछेगा। वो कौन सा है, 2045 माना गया कि जनसंख्या को हम 0 के आसपास रख लेंगे। वृद्धि दर जो है अभी कितना है, लगभग 1.17 के आसपास ऐसे है, ठीक है, इतना है। हम इसको लाके अभी 0 के करीब कर देंगे 2045 तक, जो कभी होता हुआ दिख नहीं रहा है, अभी बहुत घट रहा है लेकिन इतनी तेजी से नहीं घट पा रहा है, ठीक है। तो आपका 2045 हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सा प्रश्न है, आगे बढ़ लेते हैं हम। देख लेते हैं कि 46 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा देश पेरिस समझौते से पीछे हट गया। ये थोड़ा सा आसान सा प्रश्न है। जो अभी 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, वो उसमें क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका, ट्रम्प महोदय जी ने कहा कि भैया हम इतना पैसा देते हैं और जो विकासशील देश हैं वो इतना कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता और हम पैसा देते रहते हैं, तो इसलिए वो उन्होंने वापस खींच लिया अपने हाथ, ठीक है। पेरिस समझौता के बारे में जान लें थोड़ा सा। पेरिस समझौता जो है वो 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, जिसको हम COP21 या CMP11 पेरिस समझौता कहते हैं, ठीक है। मैं जैसे 30 नवंबर से लेके आपका 12 दिसंबर तक ये चला था, ठीक है। 12 दिसंबर तक 2015 में ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। जिसमें जो बात हुई थी इसमें, और इसमें जो बात हुई थी, ये क्या हुआ था कि जो कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर बात हुई थी कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों को कैसे कम किया जाए और कार्बन उत्सर्जन को 55% पे लाया जाए, ठीक है। और जो लक्ष्य रखा गया था 2020 तक लक्ष्य रखा गया था, और इसमें तापमान को भी रखा गया था कि जो तापमान है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बढ़ोतरी को कम किया जाए, मतलब उसके आसपास रखा जाए, ठीक है। ये भी चीज़ें थी। और ये जो था वो 21वां सम्मेलन था, ठीक है, क्योंकि पहली बार जो सम्मेलन इससे पहले हुआ था 1992 जलवायु परिवर्तन से संबंधित 1992 में, ठीक है, रियो में वो, और 1992 में हुआ था और 2015 में हुआ था। तो ये 21वां सम्मेलन था जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, ठीक है। इसलिए इसको हम 21 भी कहते हैं, COP21, ठीक है। आगे बढ़ ले, समझ गए होंगे इसको।
इसको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि हर बार ये प्रश्न आता है, ठीक है। 47 नंबर देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र सहयोग संगठन में से कौन सा सबसे बड़ा, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी हैं। पहली बार आया था ये प्रश्न जब से एनडीए का आने लगा, तो उसमें आपका क्या है, बहुत सारे लोगों का ओपेक है, लेकिन कौन सा है, यूरोपीय संघ में, ठीक है। यूरोपीय संघ की बात करें तो जो यूरोपीय संघ में आपके 28 देश आते हैं, ठीक है, जो कि 28 देश आते हैं, लेकिन अभी ब्रेक्सिट के कारण से अब इसमें 27 हो गए, ठीक है। पहले 28 था, अभी 27 हो जाएगा। ब्रेक्सिट के कारण इंग्लैंड बाहर हो गया, ब्रिटेन। और ओपेक की बात करें, ओपेक में आपको कितने देश आते हैं, 14 देश आते हैं। ये कोई संगठन, ये ऑल एक्सपोर्टिंग कंट्री का संगठन है, ठीक है, ना कि कोई और संगठन, ठीक है। सार्क की बात करें तो इसमें वर्तमान में 8 सदस्य हैं। आसियान की बात करें तो इसमें आपको 10, आसियान में कितने हैं, आपको 10 देश नजर आते हैं, जो पहले स्टार्ट में 5 थे, बाद में 5 इसमें इंक्लूड किए गए। तो सर्वाधिक कौन से हो गए, यूरोपीय संघ में 28 देश हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़े, 47 के बाद 48 पे आ जाते हैं। इसमें पूछा गया कि देखिए, ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। इसमें पूछा किसी एक शहर एक की 2 लाख जनसंख्या है और शहर 2 की 6 लाख जनसंख्या, दोनों शहर के एक दूसरे से 50 मील की दूरी पर अवस्थित हैं। रेले की गुरुत्वाकर्षण शक्ति लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशनल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी दूरी के संबंध में उनके बाहरी किनारा प्रदर्शित करने वाले ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट से संबंधित इन्होंने, देखिए, रेली महोदय ने 2-3 सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो उसमें से एक बताना था कि ब्रेकिंग पॉइंट, जो उन्हें थ्योरी दी, जो बताया था ब्रेकिंग पॉइंट के लिए, उन्होंने फार्मूला बताया था उसको सॉल्व करने के लिए, सॉरी। तो उन्होंने फार्मूला क्या बताया था ब्रेकिंग पॉइंट के लिए, डी बराबर, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट के लिए बी बराबर बताया था उन्होंने, डी मतलब डिस्टेंस अपॉन 1 प्लस अंडर रूट पी, मतलब सॉरी पी बी अपॉन पी ए, मतलब आपका दूरी हो जाएगी ये दूरी बटे 1 प्लस द्वितीय शहर की जनसंख्या बटे प्रथम शहर की जनसंख्या। तो यहाँ पे आप लिख देंगे द्वितीय शहर की जनसंख्या, यानी कि आप 6 लाख लिख देते हैं, और नीचे आप प्रथम शहर की जनसंख्या 2 लाख, काटेंगे इसको तो आ जाएगा 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का करेंगे, और डिस्टेंस कितना था आपका 50 था, ठीक है, ये 50 हो जाएगा। तो जब इसको 3 को करेंगे तो 1.732 करके आएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 2.732 करके हो जाएगा। जब काटते हैं आपको तो 25 दशमलव कुछ आ जाता है, ठीक है। तो 28 के आसपास हो जाएगा। सॉरी, 1 मिनट रुके, ठीक है, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। तो जो आपका आंसर है, देखिए, अब मैं ठीक से बता दे रहा हूँ। जब मैंने वहाँ से उतना काटा, फिर मैंने जोड़ दिया, 50 आ गया। तो फिर 1 प्लस अंडर रूट, जो 3 को जब अंडर रूट से हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1.73। तो जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये या लिखें, इतना लिखें, या लिख दें आप डायरेक्ट 2.73। तो ये राउंड फिगर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, आप लगभग 2.5 हो जाएगा, या 3 मान सकते हैं। तो 3 का मान के राउंड फिगर में चले तो 3 से काटेंगे ये, तो कितना आ जाएगा, तो यानी कि 3 करने 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हुआ आपका 2000, यानी छात्री का 18, यानी कि लगभग 6, तो लगभग 16 की राउंड फिगर में ये बनेगा। तो 16 के आसपास की जो संख्या है वो कौन सी है, आपकी 18 है। देखिए, कभी क्या होता है कि आपको राउंड फिगर में चलना होता, तो अब आपको मैथमेटिक्स उतना थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं सही है, तो आप ऐसे राउंड फिगर में आप आंसर को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे। इसमें फार्मूला क्या था, अंडर रूट, मतलब जो फार्मूला था डी अपान ब्रेकिंग पॉइंट बराबर डी अपान 1 प्लस अंडर रूट पी बी अपान पी ए, ठीक है। मतलब दूरी बटे 1 प्लस अंडर रूट द्वितीय शहर की जनसंख्या बटे प्रथम शहर की जनसंख्या, ठीक है। ये आसान सा काट देंगे, आ जाएगा, आंसर हो जाएगा तुरंत से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका भौगोलिक अध्ययन में छवि में अवधारणा, देखिए ये है इमेज के संदर्भ में है कि कौन सा छवि की अवधारणा, छवि मतलब जो, ठीक है, छवि की अवधारणा किससे है, तो गिलबर्ट वाइट है, सॉरी गलत हो जाएगा, ये गिलबर्ट नहीं, बोल्डिंग हो जाएगा, कैथिक बोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। जो कैथिक बोल्डिंग है उन्होंने
जो कि आपके थे कहाँ के थे, तो ये इंग्लैंड के, लेकिन उन्होंने ये थे इंग्लैंड के, लेकिन बाद में इन्होंने अमेरिका यूएसए जाके वहाँ पे इकोनॉमिक्स एजुकेशनलिस्ट मतलब अर्थशास्त्री और शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, शांति वार्ता वक्ता, बहुत सारी चीज़ें ये वहाँ पे शामिल रहे और इन्होंने किस छवि की अवधारणा को विकसित किया। किसने? कैनिथ बोल्डिंग महोदय ने वहाँ पे छवि की अवधारणा मुहैया कराई। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। अंतिम प्रश्न जो पूछा गया है इसमें बात हुई है किसकी, देख लेंगे। इसमें पूछा है कि स्थल मंडलीय पट्टिका की रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया? रचनात्मक उपांत। ठीक है, इससे संबंधित 3 प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, रचनात्मक उपांत नहीं, सॉरी, इससे नहीं पूछा, मतलब इससे से रिलेटेड है, इस चैप्टर से प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित लगभग 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपको बताना है कि पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत से निम्नलिखित में से, रचनात्मक उपांत से मतलब हो गया कि रचनात्मक उपांत क्या होता है वो आप जान लें। जब 2 प्लेटें यूं मतलब विपरीत दिशा में रहें, तो जो 2 प्लेटें विपरीत जाएंगी तो क्या होगा, जो बीच का जो गर्म लावा है वो वहाँ पे निकलेगा, ज्वालामुखी उद्भेदन होगा, भूकंप आएगा। तो ये सबसे अधिकतर संभावना होती है ज्वालामुखी उद्भेदन होता है और यहाँ पे नए क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, तो अधिकांश आपको देखने को ये मिल रहा है कि जो मध्य अटलांटिक कटक है वहाँ पे ऐसी प्लेटें, एक प्लेट भाग रही है आपकी पश्चिम की तरफ, एक प्लेट भाग रही है आपकी पूरब की तरफ। तो देखने को मिल रहा है मध्य अटलांटिक का विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो जिससे क्या होता है, 2 क्रस्टों का जिसमें नए क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, दरारी उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, तो जानते ही हैं। और इसको हम अपसारी प्लेट सीमा या किनारा भी कहते हैं, अपसारी प्लेट सीमा या किनारा भी बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, ठीक है, बाउंड्री कहते हैं। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, 50 क्वेश्चन हो गए मेरे आज के। ठीक है, तो हम बाकी के जितने 50 क्वेश्चन आपके बचे हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लगभग थोड़ा सा ऐसे मैं डिटेल में और डिटेल में ही बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, और आपको मैंने जितनी भी चीज़ें हो सकती थी बताने की कोशिश की है। बाकी जो जितना बचता है 50 क्वेश्चन वो मैं कल या परसों में नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसको भी ऐसे ही जितना भी हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आपको जितना अच्छा से बताने की कोशिश कर सकता था, मतलब बताने हो सकता है, मैं ज़रूर बताऊंगा और इससे अच्छा बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, ठीक है।